बच्चों, आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको डिस्कशन या करना बहुत आवश्यक है। अरस्तू को स्वयं कहा जाता है कि अरस्तू ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला है। अरस्तू के अनुसार क्रांति संबंधी धारणा तथा हमारी आज की क्रांति संबंधी धारणा महान अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिकतंत्र का या धनिकतंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तू क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। हमें इस पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन हो सकता है, इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। अरस्तु संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे अथवा रक्तहीन उपायों द्वारा भी हो सकते हैं। अरस्तु क्रांति संविधान को स्पष्ट करते हुए मैकलवेर ने लिखा है, अरस्तु क्रांति को संपूर्ण परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं, वरन नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर भी परिवर्तन करती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रकार, इसमें क्रांतियों को 5 भागों में विभाजित किया है। आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, अर्थात जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति, जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाए तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। यथा मौजूदा प्रजातंत्र धनिकतंत्र अथवा निरंकुश तंत्र में अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी क्रांति रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति, जब संविधान परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह कारण या खून खराबे के कारण तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो वह उसे अरस्तू ने वो रक्तहीन क्रांति कहा है। अगली है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तू ने जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहेंगे। जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर वैयक्तिक होता है तो उसे अरस्तू ने अवैयक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। अगली क्रांति प्रकार है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। हम इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिकतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे धनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। अगली क्रांति वाग्वीरों की क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ करिश्माती नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दें तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के कारण, अरस्तु ने क्रांति के कारणों को 3 भागों में विभाजित किया है। सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। सामान्य कारण वो हैं जो सभी प्रकार के संविधानों में मूलचूल परिवर्तन या आंशिक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अरस्तु क्रांति को सामान्य कारण, मूल कारण विषमता को मानता है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है
जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का है। सब मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु वैरपक्ष क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों को विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होने चाहिए। जब ये मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है तो उनके अधिकारों, धन संपत्ति आदि में भी समानता होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनतंत्र में एक जैसा नहीं होता, और विषमता को दूर कर समानता लाने की भावना से इन दोनों पद्धतियों में अनेक क्रांतियां होती हैं। क्रांति विशेष कारण। अरस्तु ने क्रांति कुछ विशेष कारण बताए हैं जिनमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। पहला कारण शासकों की धृष्टता या लालच। जब राज्य के शासक शासन सत्ता में संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में धृष्टता या उद्दंडता आ जाती है और वे लालच के वश में होकर व्यक्तिगत साझों संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं तो जनता उनके विरुद्ध हो जाती है। अगला कारण है शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक और भ्रष्ट हो जाए, इसमें रिश्वत या बोलबाला हो जाए तथा भाई भतीजावाद रूप धारण कर ले, तब क्रांति हो सकती है। अयोग्य का शासन। जब शासक अयोग्य हो और शासन की भागीदारी में योग्य लोगों के स्थान न हो तो क्रांति भी भूमिका बनती है। मध्यम वर्ग का भाव। समाज के दो वर्गों धनवान और निर्धन बढ़ता भी क्रांति का एक कारण हो सकता है। मध्यम वर्ग जो समाज में संतुलन व्यवस्था में रहता है, भेदभाव में निर्धन वर्ग द्वारा क्रांति की संभावना हो सकती है। अगला है आर्थिक असंतुलन। विदेशियों का बाहुल्य, समान की लालसा, भय, घृणा, पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा, प्रमाद, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, परस्पर विरोधी वर्गों की शक्ति में संतुलित होना आदि विशेष कारण हैं। अरस्तु ने अगला क्रांतियों के विशिष्ट कारण बताए हैं जो विभिन्न शासन प्रणालियों में विभिन्न होते हैं, अलग अलग शासन प्रकार में अलग अलग होते हैं। जैसे धनकतंत्र। धनकतंत्र में क्रांति संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख प्रजातंत्र में क्रांति पैदा करने वाला एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में होने वाली क्रांतियों के लिए वाग्वीरों के उच्छलन व्यवहार को अरस्तु ने प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना है। इसी प्रकार धनकतंत्र में क्रांति विशेष कारण होते हैं। धनकतंत्र का आधार ये सिद्धांत है कि जो लोग किसी एक बात को में असमान है, वे सभी बातों में बिल्कुल भिन्न है। धनिक वर्ग का यह असमानता का सिद्धांत अपने अंत्य रूप में धनकतंत्र के जीवन के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में संकट पैदा करता रहता है। कुलीन तंत्र में क्रांति कारण। अरस्तु अनुसार कुलीन तंत्र के जनसाधारण में जब यह धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप है, तो कुलीन तंत्र में विग्रह का समारंभ हो सकता है। इसी कुलीन तंत्र में विग्रह होने के एक अवसर उस स्थिति में उपस्थित होता है जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। अगला है राजतंत्र क्रांति कारण। राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिनको बाह्य कारण सहसा नष्ट नहीं कर सकते एवं जिनकी आंतरिक कमजोरियां ही उनके उन्मूलन का कारण बनती है। राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह होने पर अथवा राजा के निरंकुश बनने के प्रयास करने पर ही विद्रोह की स्थिति पैदा होती है। निरंकुश तंत्र में क्रांति के कारण। निरंकुश तंत्र व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य को लेकर होती है। इस विद्रोह का मुख्य कारण अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि होते हैं। फिर अरस्तु ने क्रांति के रोकने के उपाय भी बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। संविधान के प्रति आस्था, शासन शासकों में सद्भाव होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, समानता के व्यवहार रखना चाहिए, मध्यम वर्ग की प्रधानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, समुचित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए, परिवर्तनों पर निगरानी रखनी चाहिए, राजा को धनार्जन पर नियंत्रण रखना चाहिए, शासकों में परस्पर सद्भाव होना चाहिए। अतः क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु मध्यम वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान अर्थात पॉलिटी
और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर देता है। ओके बच्चों, थैंक यू।